तो चलिए बात करते हैं प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे असरदार साम्राज्यों में से एक की, मौर्य साम्राज्य। ये एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे को और उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम इस पूरे मौर्य वंश की यात्रा को समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इसके संस्थापक चंद्रगुप्त से, फिर जानेंगे बिंदुसार के शासनकाल के बारे में और उसके बाद देखेंगे अशोक का वो जबरदस्त बदलाव और उनके विशाल प्रशासन की गहराइयों को भी समझेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और मौर्यों की कहानी वो शुरू होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नौजवान से। तो सवाल ये है कि एक ऐसा साम्राज्य जिसने आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा बनाया, आखिर उसकी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के साथ। यही वो पल था जब इतिहास के एक नए दौर की नींव रखी जा रही थी। लेकिन कोई भी साम्राज्य अकेले नहीं बनता। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा को जब चाणक्य की बेमिसाल रणनीति का साथ मिला, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तब इतिहास रचा गया। इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने मिलकर उस समय के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। देखिए, उनकी सफलता का राज सिर्फ तलवार की धार में नहीं था, बल्कि दिमाग की तेजी में था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, और ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये शासन कैसे चलाना है, जासूसी कैसे करनी है, अर्थव्यवस्था को कैसे संभालना है, इसका एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। कह सकते हैं कि ये मौर्य साम्राज्य का असली बौद्धिक हथियार था, जिसने उन्हें बाकियों से बहुत आगे कर दिया। चंद्रगुप्त का शासनकाल बहुत ही एक्शन पैक्ड था। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने मगध का सिंहासन हासिल किया। फिर लगभग 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को चुनौती दी और उसे हराकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिम तक फैला दिया। और यहीं पर इतिहास एक जासूसी कहानी की तरह दिलचस्प हो जाता है। सदियों तक ग्रीक और रोमन किताबों में एक बहुत शक्तिशाली भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का जिक्र मिलता था, पर किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। फिर बहुत समय बाद सर विलियम जोन्स ने इस पहेली को सुलझाया और ये साबित किया कि सेंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और बस अचानक से भारत और यूरोप के इतिहास के दो अलग अलग सिरे एक साथ जुड़ गए। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली। उनका शासनकाल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और उसके सबसे प्रसिद्ध शासक के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी माना जाता है। बिंदुसार को एक बड़ा ही दमदार टाइटल मिला था, अमित्रघात, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने न सिर्फ अपने पिता से मिले साम्राज्य को संभाला, बल्कि उसे और भी मजबूत किया। एक दिलचस्प बात यह है कि वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, जो उनके पिता यानी जैन धर्म और उनके बेटे यानी बौद्ध धर्म दोनों से काफी अलग था। ये उस दौर की वैचारिक विविधता को भी दिखाता है। और अब आते हैं इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक पर, अशोक। उनकी कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ है जो विजय के रास्ते से विवेक के रास्ते की तरफ जाता है। एक घटना, सिर्फ एक घटना ने इतिहास का रुख मोड़ दिया और अशोक की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो घटना थी कलिंग का भयानक युद्ध। इस युद्ध में हुई तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खुद सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है कि कलिंग युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जरा सोचिए, उस जमाने में एक लड़ाई में इतनी बड़ी संख्या। इस खौफनाक मंजर ने अशोक को अंदर तक हिला दिया और यहीं से उनके पछतावा का सफर शुरू हुआ। युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के मार्गदर्शन में अशोक ने तलवार से जीतने की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने धम्म की एक नई नीति अपनाई, एक ऐसी नीति जो नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और अहिंसा पर आधारित थी। ये तलवार से विजय नहीं, बल्कि धर्म से विजय। तो अब सवाल ये उठता है कि अशोक ने अपने इस नए विचार को, इस धम्म की नीति को इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया कैसे? इसका जवाब पत्थरों में खुदा हुआ है। चलिए उनके शिलालेखों पर एक नजर डालते हैं। अशोक का संदेश सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य में पहाड़ों और चट्टानों पर उकेरा गया था।
जैसा कि हम देख सकते हैं, ये शिलालेख आज के पाकिस्तान की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के मैदानों तक फैले हुए हैं। ये उस जमाने का शायद सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन कैंपेन था, जिससे ये पक्का किया गया कि राजा का शांति का संदेश हर किसी तक पहुंचे। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर इसे चलाया कैसे जाता था? अब शासकों से हटकर उस मशीनरी पर ध्यान देते हैं जिसने इस साम्राज्य को असल में चलाया। मौर्य प्रशासन को एक बेहतरीन ढंग से बने पिरामिड की तरह समझिए, जो ये पक्का करता था कि राजा का आदेश सबसे नीचे गांव तक पहुंचे। सबसे ऊपर थे राजा, उनके नीचे प्रांत थे जिन्हें चक्र कहते थे। प्रांत जिलों में बंटे थे और जिले 10-10 गांवों के समूहों में, और सबसे आखिरी इकाई थी गांव। इस सिस्टम का मतलब था कि टैक्स वसूलने से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने तक हर लेवल पर कोई न कोई जिम्मेदार था। और इस पूरे ढांचे को चलाने के लिए थे ये बड़े बड़े विभाग जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। सोचिए, आज की तरह ही उनके पास मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और यहाँ तक कि पुलिस प्रमुख जैसे पद भी थे। ये दिखाता है कि उनका प्रशासन कितना एडवांस्ड और कितना व्यवस्थित था, जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता था। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए ताकत तो चाहिए, और मौर्यों के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। प्राचीन लेखकों के मुताबिक उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। इसके साथ 50,000 घुड़सवार और 9,000 जंगी हाथी, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। यही वो जबरदस्त शक्ति थी जो इस विशाल साम्राज्य की रक्षा करती थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर उदय का एक अस्त भी होता है। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति ने कर दी, और इस महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और मौर्यों की यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अशोक का जीवन हमें विजय और नैतिकता के बीच का एक टकराव दिखाता है। तो सवाल यही है, क्या एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव तलवार और खून से रखी गई हो, सच में शांति और धर्म के सहारे टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही मायने रखता है।